निसर्ग तूफान के पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के कई हिस्सों से नुकसान की खबरें आई। 20 मई को देश के पूर्वी छोर पर बंगाल के तट से अम्फन तूफान टकराया था और महज 14 दिन बाद देश के पश्चिमी तट से एक और तूफान टकराया, जिसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, इतनी ताकतवर कि बड़े बड़े जहाज हिचकोले खाने लगे। एक भारी भरकम जहाज के डगमगाने की तस्वीरें सामने आई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे लहरें जहाज को पलट ही देंगी। तेज हवाओं से कच्ची और कमजोर इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। रत्नागिरी में बनी एक इमारत की टीन की छत तूफान के आते ही हिलने लगी। लोहे के टुकड़ों से मजबूती से दीवारों से जुड़ी छत एक झटके में अलग हो गई। रायगढ़ से भी एक ऊंची इमारत की छत के कुछ इसी तरह से उड़ने की तस्वीरें सामने आई। टिन की छत पूरी तरह से उखड़कर इमारत की पिछली तरफ गिर गई। एक और इमारत की टिन की बनी छत का हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ा और पास के दूसरे मकानों की छत पर गिरा। तूफान की ताकत का अंदाजा कुछ और तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक टिन की छत के नीचे लोहे का भारी भरकम जाल बिछा था, लेकिन तेज हवाओं के आगे छत फिर भी नहीं टिक पाई। इसी तरह की तस्वीरें रायगढ़ और मुंबई के कई हिस्सों से सामने आई। रायगढ़ में तूफान सबसे ज्यादा ताकत के साथ पहुंचा, इसीलिए हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि सामने कुछ भी नहीं टिका। तूफान के एक ऐसे ही वीडियो में सड़क पर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें गिरती दिखी। पहले एक मोटरसाइकिल गिरी, फिर सड़क के दूसरी ओर से कोई भारी भरकम सामान उड़ता हुआ आया और अगले ही पल दूसरी मोटरसाइकिल भी गिर गई। हालांकि तूफान के सटीक अनुमान की वजह से बड़े नुकसान को टाला भी गया। अरब सागर से उठा ये चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से टकराया है, जिसकी वजह से पूरे रायगढ़ जिले में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे में भी तूफान का अच्छा खासा असर देखने को मिला, जबकि मुंबई में भी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ। कच्ची इमारतें, भारी भरकम पेड़ और खंभे सड़कों पर गिर गए। पहले से तूफान की ताकत का अंदाजा लगा लिया गया था, इसलिए समुद्र के किनारों पर रहने वाले लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचा दिया गया था। राज्य के अलग अलग जिलों के करीब 1 लाख लोगों को सरकारी एजेंसियों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना की टीमों की तैनाती कर दी गई। हालांकि तूफान की वजह से जान के नुकसान की खबर नहीं आई। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों ने हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। मुंबई के लोगों को पिछले 125 साल से किसी चक्रवाती तूफान की चेतावनी नहीं दी गई थी। इसीलिए मुंबई की एजेंसियों ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई में पेड़ों और खंभों के गिरने से हुआ। कफ परेड इलाके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी भरकम पेड़ गाड़ियों पर गिरे दिखे। सड़क किनारे बने कुछ चबूतरे और उन पर लगी रेलिंग भी तूफान को झेल नहीं पाई। मुंबई के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आईं। कहीं सड़क पर खड़ी टैक्सी, कहीं कारें, तो कहीं किसी और गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए। हालांकि समुद्र तट के पास रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। बीएमसी की टीमें माइक और पीए सिस्टम लेकर समुद्र तटों के पास पहुंची और लोगों को खतरे की खबर दी। आपकी जान को खतरा नहीं दे, वो नीचे चले जाए ताकि आपकी जान बची रहे। लोगों को पहले ही घरों के अंदर रहने को कह दिया गया था, इसलिए सड़कें पूरी तरह खाली दिखने लगी। लेकिन हालात पर नजर रखने के लिए बीएमसी ने एक खास कंट्रोल रूम तैयार किया। जहां पर मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसे इलाकों में सीसीटीवी माध्यम से यहां पर स्क्रीन पर जो है वो मुंबई बीएमसी नज़र बनाए रखे हुए है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे मुंबई करों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये मुंबई का कंट्रोल रूम है। मुंबई में सड़कों के किनारे बने कई स्टॉल भी पेड़ों के नीचे आकर टूट गए। हालांकि मुंबई में पहुंचे तूफान को इतिहास की एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि आखिरी बार मुंबई में तूफान 1882 में, यानी 138 साल पहले आया था और उस वक्त आए तूफान की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन 1882 के बाद मुंबई में कोई तूफान नहीं पहुंचा। हालांकि तूफान को आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाना 1891 में शुरू हुआ, इसलिए कई लोग 1882 में आए तूफान की बात से भी सहमत नहीं है और मानते हैं कि मुंबई में पहुंचा ये इतिहास का पहला तूफान चक्रवाती। मौसम विज्ञान से जुड़े लोग मानते हैं कि अरब सागर में उठने वाले तूफान आमतौर पर भारत की कोस्टल लाइन यानी समुद्र तट से लगने वाले इलाकों को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तट को छोड़ते हुए गुजरात की तरफ या फिर पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के समुद्र तट की तरफ निसर्ग तूफान का बढ़ना, या यूं कहा जाए कि पहली बार किसी तूफान का महाराष्ट्र के तट की तरफ बढ़ना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन की वजह से आए बदलाव का असर मान रहे हैं। अगर ऐसा है
तो भविष्य में भी अरब सागर से उठने वाले तूफान देश के पश्चिमी घाटों की तरफ पहुंच सकते हैं, जिनसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। निसर्ग तूफान अलीबाग से टकराया, इसलिए सबसे ज्यादा तूफान का असर भी अलीबाग समेत पूरे रायगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ। न्यूज़ 18 की टीम तूफान के वक्त ठीक समुद्र किनारे पर मौजूद रही और तूफान की हर तस्वीर देश तक पहुंचाती रही। तूफान के वक्त तेज बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर की हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तबाही का आलम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि होटल जो है वो धाराशाही होके न केवल गिरे हुए हैं बल्कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अलीबाग में सबसे ज्यादा नुकसान का पहले ही अनुमान लगाया गया था, इसलिए समुद्र तट के पास के हर गांव को खाली कराया जा चुका था। एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन ने तकरीबन 16,000 लोगों को यहां से शिफ्ट करके एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाया हुआ है, एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया हुआ है। पूरा गांव जो है वो खाली है, गांव में कोई भी मौजूद नहीं है। तूफान की ताकत का अंदाजा एक और तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। एक भारी भरकम पेड़ के पास कुछ लोग गाड़ी में बैठकर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। पेड़ के तने पर बना चबूतरा हिलने लगा और जमीन से उखड़ता हुआ महसूस होने लगा और अगले ही पल पूरा पेड़ उखड़ कर गिर गया। अमेरिका में बेकाबू होते जा रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच कई राज्यों में नेशनल गार्ड तैनात कर दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात काबू नहीं होने पर सेना भेजने की धमकी दी थी, जिसके बाद कई राज्यों ने अपने यहां नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया। हिंसा से जूझ रहे नॉर्थ कैरोलिना में भी नेशनल गार्ड के करीब 500 जवान तैनात कर दिए गए, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया। इसके अलावा कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जहां नेशनल गार्ड के जवान और पुलिस की टीमें एक साथ गश्त करती नजर आईं। हालांकि प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और वो कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। कई लोग तो हथियारबंद जवानों के सामने ही प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बल और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी तरह मिजोरी में भी हालात पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार ये जवान वहां सड़कों पर गश्त लगाते नजर आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को विमान से उनके गांव पहुंचाने की पहल की। संजय सिंह ने बतौर सांसद अपने 33 हवाई टिकटों का इस्तेमाल मजदूरों को दिल्ली से पटना भेजने के लिए करने का फैसला लिया, ताकि लॉकडाउन में फंसे लोग अपने गांव पहुंच सकें। संजय सिंह के मकान के बाहर सुबह होते ही विमान से गांव लौटने वाले लोग पहुंच गए। इसके बाद उनकी निगरानी में उन सभी लोगों को टिकटें दी गईं जिनके नाम से बुक की गई थी। सांसद संजय सिंह अपने साथ बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर फ्लाइट से उनके घर पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो आज फ्लाइट के जरिए बिहार पहुंचेंगे। यहाँ पर दिल्ली में काफी दिनों से फंसे हुए थे। इतना ही नहीं, लोगों को एयरपोर्ट जाने में परेशानी न हो, इसके लिए एक बस का भी इंतजाम किया गया, जिसमें सवार होकर सभी लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। आज मेरे साथ 21 साथियों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए टिकट मिला है, वो हमारे साथ जाएंगे। और कल फिर एक बार जो 12 मजदूर हैं वो हमारे साथ प्रवासी मजदूर साथी जाएंगे। संजय सिंह की इस पहल की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर तारीफ की। लेकिन इन मजदूरों के साथ विमान में संजय सिंह का भी होना जरूरी था, इसीलिए वो भी उनके साथ पटना के लिए रवाना हो गए। नियमों के मुताबिक हर सांसद के लिए घरेलू उड़ानों में सालाना 34 बिजनेस क्लास टिकटें आरक्षित होती, लेकिन शर्त यह है कि हर सफर में उस सांसद का साथ होना जरूरी है जिसके नाम पर टिकट बनाई गई। इसलिए संजय सिंह भी इन मजदूरों के साथ दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सांसद ने सरकार की तरफ से मिलने वाली इन टिकटों का इस्तेमाल मजदूरों को गांव पहुंचाने में किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 3 आतंकियों में एक आतंकी आईईडी के जरिए धमाके करने में माहिर था, जिसे उसके 2 साथियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। आतंकियों के साथ काफी देर तक जवानों की मुठभेड़ चलती रही और काफी दूर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। तीनों आतंकी पुलवामा में रिहायशी इलाके के एक मकान में छिपे थे। उनकी घेरेबंदी के लिए वहां बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे। गोलियों की आवाज सुनकर वहां रहने वाले लोग दहशत में ना आ जाएं, इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए सभी को घरों में रहने की नसीहत दी गई। गोलियों के तबादले में किसी को भी गोली की चोट आ सकती है। काफी देर चली मुठभेड़ के बाद मंजूर अहमद, जावेद अहमद और अब्दुल रहमान नाम के आतंकियों को मार गिराया गया। बताया गया कि मारा गया आतंकी अब्दुल रहमान पाकिस्तान का रहने वाला है और वो आईईडी के जरिए धमाके करने में माहिर था। आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं।
इटली की राजधानी रोम में कोरोना संकट के बीच 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि इस महामारी की वजह से वहां कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, लेकिन वायुसेना के विमानों ने गणतंत्र दिवस पर अपना जलवा दिखाया। एक साथ कई विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में करतब दिखाए। इसके अलावा रंगीन धुएं से उन्होंने अपने देश का झंडा भी बनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बड़े नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े रहे। बताया गया कि कोरोना की वजह से इस बार सेना की परेड भी नहीं हो पाई। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 में कुछ छूट मिलते ही दिल्ली में एक बार फिर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका बढ़ गई है। पुलिस को मिले अलर्ट में पता चला कि दिल्ली में एक बार फिर नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में लोग सड़क पर उतर सकते हैं, जिसके बाद राजधानी के सभी जिलों के डीसीपी को अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही सभी डीसीपी को अपने इलाकों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश भी दिए गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कुछ थानों में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए, जबकि शाहीन बाग और उसके आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया। बिहार के दरभंगा में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए ये लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हाथों में थालियां लिए ये कर्मचारी कैंपस के अंदर कतारों में खड़े हो गए और थालियां बजाते दिखाई दिए, जबकि उनके पीछे खड़े लोगों ने तालियां बजाकर अपना विरोध जताया। कोरोना की वजह से एक दो लोगों को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढके नजर आए। इसके अलावा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भी थालियां और तालियां बजाकर विरोध दर्ज किया। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। साफ सुथरी मांग है, इन सब कारणों को देखते हुए थाली पीट करके हम लोगों ने जगाने का काम किया है। इराक में कोरोना वायरस रोकने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। इस बीमारी के तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया, जिसके बाद सभी शहरों के साथ राजधानी बगदाद में भी सन्नाटा पसर गया। सड़कें सुनसान हो गईं और दुकानों पर ताले लग गए। बताया गया कि सिर्फ सुरक्षा बल और स्वास्थ्य कर्मियों को ही बाहर निकलने की मंजूरी दी गई। यही वजह रही कि कई इलाकों में तो एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया और जो नजर भी आया उसकी पूरी तरह जांच की गई। इस काम में पुलिस के साथ सेना को भी लगाए जाने की खबर है। कई रास्तों को तो पुलिस ने अपनी गाड़ियों से घेर कर बंद कर दिया ताकि कोई निकल ही ना सके। इसके अलावा जगह जगह तैनात सुरक्षा बल के जवान निगरानी करते दिखे। सरकार ने कर्फ्यू के दौरान बहुत जरूरी होने पर ही लोगों से घर से बाहर निकलने की अपील की है। आम्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने एनबीसीसी के साथ मिलकर अधूरे बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड का इंतजाम करने का भरोसा दिया। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने कोर्ट को बताया कि वो अधूरे बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक कंपनी बनाएगी जो एनबीसीसी के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली एनसीआर में आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को दी। मध्य प्रदेश के दतिया में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। बताया गया कि 3 लड़के एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे जिन्हें एक ट्रक ने रौंद दिया और यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें एक लड़के की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा और भड़क गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। हंगामे के बीच पुलिस ने वहां एक क्रेन मंगवाई ताकि ट्रक को हटाकर उसके नीचे दबे शव को बाहर निकाला जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर क्रेन के शीशे तोड़ दिए। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे और हादसे में मरने वाले लड़के के परिवार को मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। भी मदद दी जा सकती है उसके बारे में उनको बताया, उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन और शासन उनके साथ है। इस बीच पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा क्योंकि शव को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस वालों ने कचरे उठाने वाली एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटे लोगों को देश में नौकरी देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने स्वदेश नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके तहत भारत लौटे नागरिकों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है,
जिसके आधार पर उन्हें आने वाले वक्त में उनकी योग्यता के मुताबिक अलग अलग कंपनियों में रोजगार दिया जा सकेगा। इसके लिए भारत लौटने वाले नागरिकों को सबसे पहले एक वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। बताया गया कि एक दिन में ही करीब 4,500 लोगों ने इस फॉर्म को भरा, जिससे यह पता चला कि अब तक सबसे ज्यादा भारतीय यूएई, ओमान और सऊदी अरब से लौटे हैं और ये लोग वहां आईटी, विमानन और पर्यटन समेत दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इससे यह भी पता चल सका कि ज्यादातर नागरिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक के हैं। ये अपील है कि जो भी प्रवासी विदेशों से आ रहे हैं भारत में, वे स्वदेश स्किल कार्ड से अवश्य जुड़े, ताकि निकट भविष्य में उनकी प्रतिभा का सम्मान, उनकी प्रतिभा का देश में सदुपयोग हो सके। बिहार के बगहा में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने एक लड़के की सरेआम पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि यह लड़का कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। ठीक उसी वक्त कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से उस पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने तो अपनी चप्पल निकाल ली और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान वो लड़का सड़क पर ही गिर गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक आदमी डंडा लेकर वहां पहुंच गया और उस पर टूट पड़ा। पिट रहा लड़का बार बार रहम की गुहार लगाता रहा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मारपीट में लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को कोरोना से बचाने के लिए कुछ थानों में खास उपकरण लगाए गए। आईआईटी दिल्ली के छात्रों के बनाए इन उपकरणों से बने बिना छुए सैनिटाइज करने के साथ ही शरीर का तापमान भी मापा जा सकेगा। और ऐसा ही एक उपकरण राजधानी के हौज खास थाने के गेट पर भी लगाया गया, ताकि वहां आने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाने के साथ ही उनके शरीर का तापमान भी मापा जा सके। कोविड से कर्मचारियों व आगंतुकों को बचाने के लिए दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस ने कुछ टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं। थाने में शिकायत करने के लिए आने वाले लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए एक खास तरह की मशीन भी लगाई गई है, जिसकी मदद से पुलिस वाले दूर बैठे ही आदमी से बात करते दिखाई दिए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका के खिलाफ अर्जेंटीना में भी विरोध हुआ। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से वहां मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना सैकड़ों लोग राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका के खिलाफ कई पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने पोस्टरों के जरिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी अपना गुस्सा उतारा। उनका जुलूस कई इलाकों से होता हुआ अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की इमारत के सामने जाकर रुका, जहां उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मास्क तो लगा रखे थे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को नहीं आया। कोरोना की वजह से वहां अब भी लॉकडाउन है और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की।